10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ की पहाड़ियों पर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति और सल्तनतों की नींव हिलाकर रख दी। बीजापुर सल्तनत का सबसे क्रूर, सबसे ताकतवर और अजेय माना जाने वाला सेनापति अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारा जा चुका था। जब यह सनसनीखेज खबर बीजापुर के आलीशान दरबार में पहुंची तो वहां सन्नाटा पसर गया। सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय का सिंहासन कांप उठा। जो दरबारी कल तक मराठों को कुचलने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज उनकी जुबान तालू से चिपक चुकी थी। बीजापुर के इतिहास में ऐसा काला दिन कभी नहीं आया था। अफजल खान का विशाल शरीर मिट्टी में मिल चुका था और उसकी तथाकथित अजेय सेना तितर-बितर हो चुकी थी। लेकिन बीजापुर सल्तनत इस अपमान को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुल्तान के दिल में डर तो था, पर उससे भी बड़ी सुलग रही थी प्रतिशोध की आग। उसने बिना एक पल गवाए आदेश दिया कि मराठा साम्राज्य के इस बढ़ते तूफान को हमेशा के लिए शांत करना होगा। तभी दरबार में एक युवक खड़ा हुआ जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून तैर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अफजल खान का सगा बेटा फजल खान था। उसने सुल्तान के सामने कसम खाई कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर काटकर बीजापुर के कदमों में लाएगा। सुल्तान ने इस बार कमान सौंपी अपने सबसे अनुभवी, चतुर और युद्ध कला में माहिर सिपह सालार रुस्तम-ए-जमां को। बीजापुर से जो सेना रवाना हुई वो कोई साधारण सेना नहीं थी। इसमें 10,000 से अधिक चुनिंदा घुड़सवार शामिल थे जो बीजापुर की सबसे एलीट कैवलरी थी। इनके पास बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े, लोहे के भारी कवच और लंबी दूरी तक मार करने वाले भाले थे। सेना के सबसे आगे तैनात थे विशालकाय जंगी हाथी, जिनके दांतों में लोहे की भारी जंजीरें और जहरीले खंजर बंधे हुए थे। इन हाथियों का काम था दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को पैरों तले रौंद डालना। इस सेना में फजल खान के साथ साथ मलिक इतबार, सादत खान, याकूब खान और हसन खान जैसे खूंखार और बेरहम आदिल शाही सरदार शामिल थे। ये विशाल लश्कर सह्याद्री की वाड़ियों की तरफ बढ़ चला, जिसका एकमात्र लक्ष्य था मराठों का समूल नाश और पन्हाला किले पर दोबारा कब्जा। दूसरी तरफ इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक जीत के बाद एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठे थे। वे जानते थे कि बीजापुर अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा आक्रमण जरूर करेगा। उन्होंने दुश्मन को संभलने और नई रणनीति बनाने का कोई मौका नहीं दिया। वे एक चक्रवात की तरह प्रतापगढ़ से निकले और देखते ही देखते मात्र कुछ ही हफ्तों में 200 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका अपने नियंत्रण में ले लिया। वसूता जैसे अभेद्य किले एक एक करके मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनते चले गए। दिसंबर 1659 की आती आती महाराज अपनी सेना के साथ पन्हाला किले के रणनीतिक क्षेत्र में पहुंच चुके थे। 27 दिसंबर 1659 रुस्तम-ए-जमां की 10,000 की भारी फौज मिरज के रास्ते होते हुए कोल्हापुर के नजदीक पहुंच चुकी थी। रुस्तम-ए-जमां का इरादा था कि वो रात भर आराम करेगा और अगली सुबह पन्हाला किले पर चढ़ाई कर देगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका सामना साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज से था। इस बार परिस्थिति पूरी तरह अलग थी। अब तक मराठों ने जितने भी युद्ध लड़े थे वे सह्याद्री के घने जंगलों, तंग घाटियों और ऊंचे पहाड़ों में लड़े थे, जहां छापामार युद्ध नीति यानी गनीमी कावा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कोल्हापुर का यह मैदान बिल्कुल खुला था। यहां ना तो छिपने के लिए पहाड़ थे और ना ही घने जंगल। यहां मुकाबला था सीधे आमने सामने का, खुली धूप में, खुले मैदान में। इस युद्ध को समझने के लिए दोनों सेनाओं के तकनीकी अंतर को समझना बेहद जरूरी है। आदिल शाही सेना भारी कवच, हेवी आर्मर और भारी हथियारों से लैस थी। उनके घोड़े बड़े और वजनी थे, जो एक सीधे हमले में बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन उन्हें तुरंत मोड़ना या तेजी से दिशा बदलना बेहद कठिन था। इसके विपरीत मराठा घुड़सवार भीमथड़ी नस्ल के छोटे और फुर्तीले घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। मराठा सैनिक भारी लोहे के कवच नहीं पहनते थे, जिससे उनका वजन बहुत कम होता था। वे हल्की और लचीली तलवारों, पट्टों और छोटी भालों का उपयोग करते थे।
जो गति, स्पीड और चपलता, एजिलिटी में दुश्मन पर भारी पड़ने वाली थी। चुनौती आसमान जितनी बड़ी थी। एक तरफ 10,000 की भारी भरकम फौज, तोपखाना और जंगी हाथी, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थे केवल 5,000 मराठा घुड़सवार। कोई तोपखाना नहीं, कोई भारी सुरक्षा कवच नहीं। यदि कोई साधारण सेनापति होता तो वो इस खुले मैदान को देखकर पीछे हट जाता या किले के भीतर छिपकर रक्षात्मक युद्ध लड़ता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर इस समय बीजापुरी सेना को पन्हाला के पास पैर जमाने का मौका मिल गया तो वे स्वराज के लिए नासूर बन जाएंगे। महाराज ने एक ऐसा फैसला लिया जो सैन्य विज्ञान के स्थापित नियमों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक होने का निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम घेरा नहीं बनाएंगे, हम सीधे दुश्मन के दिल पर, उसके सेंटर पर हमला करेंगे। 28 दिसंबर 1659 की वो कड़कड़ाती ठंड की सुबह, पूर्व की दिशा से अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी। कोल्हापुर का मैदान घनी कोहरी की चादर में लिपटा हुआ था। रुस्तम-ए-जमां के सैनिक अभी सोकर उठ ही रहे थे। उन्हें लग रहा था कि युद्ध दोपहर के आसपास शुरू होगा। लेकिन तभी कोहरे को चीरती हुई घोड़ों के टापों की ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसी जमीन फट रही हो। रुस्तम-ए-जमां ने आंखें मलीं और देखा कि सामने साक्षात काल खड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी 5,000 मावला घुड़सवार बिजली की गति से झपट्टा मारते हुए दुश्मन की सेना के सिर पर आ पहुंचे थे। महाराज ने दुश्मन को अपनी व्यूह रचना पूरी करने का समय ही नहीं दिया। और फिर गूंजा वो पवित्र जय घोष, हर हर महादेव। ये केवल एक नारा नहीं था, ये ब्रह्मांड को हिला देने वाली वो हुंकार थी जिसने आदिल शाही सैनिकों के हाथों में पकड़ी तलवारों को कपा दिया। महाराज ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया था। केंद्र की कमान स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज संभाल रहे थे, जबकि दोनों किनारों की जिम्मेदारी महान मराठा सेनापति नेताजी पालकर और अन्य अनुभवी कमांडरों के हाथों में थी। रुस्तम-ए-जमां ने स्थिति को बिगड़ते देख अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव चला। उसने अग्रिम पंक्ति में खड़े विशाल जंगी हाथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ये हाथी मराठों के घोड़ों को कुचलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इस चाल के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने हाथियों से सीधे टकराने के बजाय एक अनोखी और चतुर रणनीति अपनाई। मराठा घुड़सवारों ने हाथियों के सामने आने के बजाय अत्यंत फुर्ती से उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वे हाथियों की चारों तरफ घूमकर भारी शोर मचाने लगे, मशालें और आग के गोले दिखाने लगे और तीखे भालों से उनकी आंखों और सूंड पर वार करने लगे। चारों तरफ से अचानक हुए इस अप्रत्याशित हमले से वो विशालकाय हाथी पूरी तरह पागल हो गए। पागल हो चुके जंगी हाथी अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी ही आदिल शाही सेना को पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। जो हाथी मराठों का काल बनने आए थे, वे अब बीजापुर की फौज के लिए साक्षात यमदूत बन चुके थे। बीजापुरी सैनिक अपने ही हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रुस्तम-ए-जमां की सेना की अग्रिम पंक्ति पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। जब केंद्र में बीजापुरी सेना हाथियों के तांडव से जूझ रही थी, ठीक उसी समय दोनों किनारों फ्लैंक्स पर मराठा साम्राज्य के फ्लेम ऑफ स्वराज कहे जाने वाले महान सेनापति नेताजी पालकर बिजली बनकर टूटे। नेताजी पालकर की घुड़सवार टुकड़ी इतनी तेजी से हमला करती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। उन्होंने फजल खान और मलिक इतबार की टुकड़ियों को आपस में जुड़ने ही नहीं दिया। मराठा सैनिकों की फुर्ती के सामने आदिल शाही सैनिक लाचार थे। जब तक एक भारी कवच से लैस आदिल शाही सैनिक अपनी भारी तलवार उठाता, तब तक हल्का और फुर्तीला मराठा सैनिक उसकी गर्दन धड़ से अलग करके अगले शिकार की तरफ बढ़ चुका होता। युद्ध अब एक तरफा होता जा रहा था। बीजापुरी सेना तीनों तरफ से घिर चुकी थी। इसी बीच फजल खान, जो बीजापुर के दरबार में बड़ी बड़ी कस्में खाकर आया था, जिसने अपने पिता अफजल खान की मौत का बदला लेने का दावा किया था, उसने जब अपने चारों तरफ अपने सबसे बेहतरीन सैनिकों की लाशें बिछती देखी तो उसका सारा घमंड हवा हो गया। उसे प्रतापगढ़ की वो भयानक रात याद आ गई जब उसके पिता का वध हुआ था। मौत को अपने इतने करीब देखकर फजल खान का हौसला पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी कसम, अपनी इज्जत और अपने मरते हुए सैनिकों को उसी खूनी मैदान में लावारिस छोड़ दिया।
अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और पीठ दिखाकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। फजल खान को भागते देख बीजापुरी सेना का मनोबल ताश के महल की तरह ढह गया। जब मुख्य कमांडर रुस्तमे जमानी भी देखा कि उसका केंद्र पूरी तरह नष्ट हो चुका है, फजल खान भाग चुका है और साक्षात शिवाजी महाराज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। अपनी सल्तनत की इज्जत, अपना रुतबा और अपने हजारों वफादार सैनिकों को मरने के लिए छोड़कर रुस्तमे जमा भी मैदान से दुम दबाकर भाग निकला। दोनों बड़े सेनापतियों के भागते ही पूरी आदिल शाही फौज में हाहाकार मच गया। सैनिक अपने हथियार फेंककर जान बचाने के लिए मिरज की तरफ भागने लगी। कोल्हापुर के इस महायुद्ध में आदिल शाही सेना के लगभग 7,000 सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। मराठों ने इस युद्ध में अभूतपूर्व युद्ध सामग्री जब्त की, जिसमें 12 विशाल जंगी हाथी, 2000 से अधिक उच्च नस्ल के अरबी घोड़े, हजारों तलवारें, ढालें और बीजापुर का शाही खजाना शामिल था। ये जीत प्रतापगढ़ से भी अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि मराठे केवल छापामार युद्ध के ही नहीं, बल्कि खुले मैदान में आमने सामने की जंग के भी बेताज बादशाह हैं। प्रतापगढ़ के वध के ठीक 48 दिनों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और ऐसा चमत्कार कर दिखाया था, जिसकी कल्पना समकालीन इतिहास के किसी भी राजा ने नहीं की थी। 5,000 मराठा घुड़सवारों ने खुले मैदान में 10,000 की सेना को धूल चटा दी थी। इस जीत की गूंज केवल बीजापुर तक ही सीमित नहीं रही। दूर दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब को जब कोल्हापुर के इस युद्ध की खबर मिली, तो वो भी सन्नाटे में आ गया। औरंगजेब ने पहली बार महसूस किया कि दक्षिण में उठ रहा यह तूफान कोई साधारण विद्रोह नहीं है, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति का उदय है जो आने वाले समय में मुगलों के साम्राज्य को भी उखाड़ फेंकेगा। कोल्हापुर का ये महायुद्ध हमें इतिहास की सबसे बड़ी सीख देता है। जब संकट आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो, तो कभी भी बचाव के रास्ते मत ढूंढो। अपनी पूरी ताकत, बुद्धिमत्ता और सही रणनीति के साथ सीधे संकट के केंद्र पर वार करो। युद्ध कभी भी केवल सैनिकों की संख्या या हथियारों के दम पर नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है अटूट हौसले, अद्भुत रणनीतिक चतुरता और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के जुनून से। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये विजय अभियान आज भी हमें सिखाता है कि सही समय पर लिया गया एक साहसिक निर्णय पूरे इतिहास की दिशा को बदल सकता है। धन्य हैं वे मावला सैनिक और धन्य हैं हमारे राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर इस वीर गाथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, अगर आपके भीतर भी स्वराज और देशभक्ति की लौ जल उठी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखना ना भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।